IEPF। कल की रिकॉर्डिंग अभी मैं भेज दे रहा हूँ आपको, क्लास खत्म होती है और भेज रहा हूँ, ठीक है। यस सर। IEPF पे आ जाओ। पहले तो याद रखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट फंड है, एक अनाथ आश्रम के रूप में काम करता है। कहीं का कोई भी कंपनी का पैसा जो अनक्लेम्ड रह जाता है, क्या रह जाता है, अनक्लेम्ड। वो IEPF में जाके जमा हो जाता है। कहाँ जाके जमा हो जाता है, फिर से बोलूं, IEPF। आवाज क्लैरिटी से आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? आ रही है सर। आ रही है तो मेरी बात को सुनो और अच्छे समझो। IEPF सेंट्रल गवर्नमेंट का वो फंड है जहाँ पे हर तरह का अनक्लेम्ड पैसा पड़ा होता है। अब लोग यहाँ से जाके वहां से एप्लीकेशन क्लेम कर देंगे, और यदि क्लेम नहीं करेंगे तो सरकार इन्वेस्टर के वेलफेयर के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करना चालू कर देगी। तो आपको दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको आता है कि बताइए IEPF में कौन सा पैसा क्रेडिट होता है, कौन सा पैसा IEPF में जाके जमा होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आप याद रखना, IEPF में कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में पैसा देती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के बेनिफिट के पर्पस के लिए काम आता है, तो पार्लियामेंट से अप्रूव करवा के सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ग्रांट डालती है, मतलब पैसा डालती है। दूसरा, बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग कंपनीज IEPF में चंदा भी देती है, डोनेशन भी देती है। दो पॉइंट समझ आए कि नहीं है, पहले ये बताओ। दो पॉइंट समझ आया कि नहीं, IEPF में पैसा कहाँ कहाँ से जाता है, बोलो। सर एक बार और। IEPF में सबसे पहला गवर्नमेंट के ग्रांट जाते हैं। ग्रांट का मतलब होता है स्पेशल फंड होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि इस पैसे को IEPF में डाल दो ताकि इन्वेस्टर्स का या आम लोगों का भला हो सके। दूसरा, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे डोनेशन भी देते हैं। ये सारे पैसे IEPF में क्रेडिट होते हैं। दो पॉइंट समझ आए कि नहीं है? यस सर। अब तीसरी बात जो मैं बोलता हूं वो ये आपको बोलता हूं कि जितना पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट का है, किसका है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट का, वो भी कहा जाता है, IEPF में। IEPF में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अनपेड अकाउंट है, अनपेड मनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अनपेड मनी है जो उनका जनरल रेवेन्यू है। जनरल रेवेन्यू मतलब ऐसी कमाई है जो सरकार के किसी खजाने में तो जानी चाहिए, तो सरकार उस पैसे को IEPF में डाल सकती है। आपको ये पॉइंट नहीं समझ आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, जैसे कुछ लोगों की सैलरी पड़ी हुई है और लोगों ने वो सैलरी अभी तक क्लेम नहीं करी है, तो ये पैसा भी जो है कहाँ चला जाएगा, IEPF में। तो देखो क्या क्या गया IEPF में, सरकार के ग्रांट गए, डोनेशंस गए, अनपेड डिविडेंड का पैसा गया, और सरकार का अगर कोई अनपेड मनी है तो भी वो IEPF में चला गया। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। उसके बाद पहले IEPF जो था कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 205 में आता था। किसमें आता था? 205 सेक्शन उसमें जो 205। पैसा पड़ा था प्रीवियस मनी इन IEPF, वो भी अभी जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो नए प्रोविजन है 125, वहां पड़े पैसे को भी IEPF का पैसा ही माना जाएगा। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, पुराने लॉ में भी IEPF हुआ करता था सेक्शन 205 में। अब तो कंपनीज एक्ट 2013 है जिसमें सेक्शन 125 है, तो कुछ पैसा पुराने लॉ के हिसाब से भी पड़ा था IEPF में, वो पैसा भी IEPF का पैसा है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? आगे। देन ऊपर ये पांचों जो पैसा जमा है इसमें ब्याज भी बनेगा। इतने समय जमा है तो सरकार इसको कहीं उठा के इन्वेस्ट करी होगी तो उसमें इंटरेस्ट आया होगा, तो ऊपर जितने अमाउंट जमा है उस पर आने वाला इंटरेस्ट भी अपना ही है, IEPF का ही है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ईमानदारी से बोलो। आ गया सर अच्छे से। देन शेयर एप्लीकेशन का कुछ मनी था जो रिफंड करना था लेकिन लोग क्लेम करने नहीं आए, तो अनक्लेम्ड एप्लीकेशन मनी भी कहाँ चला जाएगा, IEPF। IEPF। पैसा जो क्लेम नहीं हुआ है वो कहाँ जाएगा, IEPF में। एक कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, डिपॉजिट मैच्योर हो गया, कोई पैसा देने नहीं आ रहा है, तो कंपनी इस पैसे को कहाँ डाल देगी,
आईपीएफ में डिबेंचर का मैच्योर हो गया टाइम, लोगों को अपना प्रिंसिपल अमाउंट दे जाना चाहिए, लोग नहीं दे जा रहे हैं। वैसे तो दे जाते हैं, एक आध जैसे नहीं देके गए तो वो पैसा भी कहाँ चला जाएगा, आईपीएफ में चला जाएगा। ये जैसे डिपॉजिट और डिबेंचर पे बहुत समय से इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, ब्याज बन रहा है, और लोग ब्याज देने आ नहीं रहे हैं, तो वो पैसा भी कहाँ चला जाएगा, आईपीएफ में। आप बताओ ईमानदारी से, समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से आगे आ गया, कोई डाउट? नहीं। उसके बाद मान लो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, तो सामने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना पैसा दे जाना था, 7 साल बीत गए, पैसा देने नहीं आ रहा है, तो पैसा कहाँ चला जाएगा, आईपीएफ में। आप बोलो, मन और जीवन में कोई समस्या? नहीं सर। शांत मन से इन पॉइंट्स को पढ़ के देखो, एक फोन उठा देता हूँ तब तक। हेलो, फोन कट गया मेरे उठाते ही। तुम पढ़ो, बताओ समझ आया कि नहीं आया, और कोई पॉइंट जो टिक किया वही पढ़ना, और कोई पॉइंट ना समझ आया तो मेरे को बताना, सर ये वाला हमको नहीं समझ आया, आप फिर बता दो, तो मैं आपको क्या करूंगा, बता दूंगा। बोलो, कोई तकलीफ है क्या? सर ये डी वाला जनरल रेवेन्यू अकाउंट। जनरल रेवेन्यू अकाउंट मतलब होता है कि सरकार के पेटी एक्सपेंसेस का पैसा, जैसे कुछ लोगों को सैलरी पे करनी है गवर्नमेंट को, तो पे हो जानी चाहिए थी, पर लोग क्लेम करने ही नहीं आए, तो गवर्नमेंट भी अपने पास वो पैसा ना रख के किस में डाल देगी, आईपीएफ में। आप बताओ, आपको बात समझ आई कि नहीं? आगे सर। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। अच्छा, अब आईपीएफ में जो इतना सारा पैसा जमा हुआ है, तो आप उसका करोगे क्या, तो अगला सवाल ये आता है कि आईपीएफ में जमा पैसे यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो इसका यूटिलाइजेशन इन कामों के लिए कर सकते हो, ये लिस्ट इंक्लूसिव है, इसमें और चीजें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला, कल को अगर कोई रिफंड मांगने आएगा अपने डिविडेंड का या डिपॉजिट का या डिबेंचर का या एप्लीकेशन मनी का और उस पर जुड़े इंटरेस्ट का, तो आप आईपीएफ से निकाल के दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कई बार सरकार इस पैसे का इस्तेमाल आईपीएफ के इन्वेस्टर के एजुकेशन और उसके अवेयरनेस के लिए करती है। बीच बीच में देखना सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, ये सेमिनार जो होते हैं अक्सर कैपिटल मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को लेकर होते हैं, कि लोगों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, लोगों को सेव क्यों करना चाहिए। तो सेमिनार करने में खर्चा आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो खर्चा आता है, तो खर्चा अपनी जेब से थोड़ी ना देगा शेयर बाजार, वो कहाँ से निकाल के दे सकता है, आईपीएफ में। आपको समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? यस सर, आ गया। वैसे ही कई बार क्या होता है, कंपनियों में बड़े बड़े घपले हो जाते हैं, डिसगॉर्ज हो जाते हैं अमाउंट पर, कंपनी लोगों का पैसा खा जाती है। अब जो सरकार है वो जनता का या लोगों का तो नुकसान होने नहीं दे सकती, तो फिर वो कोर्ट के ऑर्डर से जो पैसा वो कहां से निकाल के देती है, आईपीएफ से। एपीएफ से देती है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। वैसे ही कई बार क्या होता है, कंपनी के कुछ मेंबर्स या कुछ एक पर्टिकुलर क्लास जैसे एम्प्लॉइज या क्रेडिटर कोई गलत एक्टिविटी के कारण कंपनी के ऊपर केस डाल देते हैं, इसको क्लास एक्शन सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन सूट। कई बार क्या होता है, जो इसके लीगल एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसका रिम्बर्समेंट जो है वो आईपीएफ से भी सरकार करवा के दे देती है। जैसे कंपनी कल को दोषी पाई गई, तो यहाँ तो वकील वकील रखने में खर्चा आ गया होगा ना अपना, तो उसका जो खर्चा है वो आईपीएफ से निकाल के आपको दिया जा सकता है। समझ आई होगी मेरी बात। जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी में ना बहुत सारे वर्कर हैं, पर क्या हुआ, वर्कर की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, तो एक वर्कर की डेथ हो गई, तो सारे वर्कर ने उठा के कंपनी के ऊपर केस डाल दिया। सही किया कि गलत किया? सही किया। तो ये क्लास एक्शन सूट है। क्या है? क्लास एक्शन सूट। अब आपने क्या किया, बड़े से बड़ा वकील कंपनी के खिलाफ रखा, क्योंकि कंपनी बहुत पावरफुल है, तो आपने हरीश साल्वे को रख दिया। किसको रख दिया? हरीश साल्वे को जानते हो नहीं जानते हो? हरीश साल्वे को जानते हो? इंडिया के जितने बड़े केस होते हैं वो हरीश साल्वे ही उठाता है। इनका चार्ज है 1 घंटे का 2 करोड़ रुपए। कितना? 1 घंटे का 2 करोड़।
2 करोड़ देते हैं। अब इस 1 घंटे में अगर वो चाय भी पी रहे हैं या नाश्ता भी कर रहे हैं तो आपका पैसा लग गया, 2 करोड़ आपको देना पड़ेगा। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स आपको मैं बताऊं तो सलमान खान, अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खुद इंडियन गवर्नमेंट इनकी क्लाइंट रही है। एक बंदा है कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में फंसा हुआ है, तो उनको निकालने के लिए जो केस है वो हरीश साल्वे लड़ रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाके, तो ये इनके चार्जेस हैं। तो अगर हमने हरीश साल्वे को अपॉइंट किया है तो जो इनका खर्चा होगा या आईईपीएफ से निकाल के दिया जा सकता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से समझ आया कि आधा अधूरा है? अच्छे से। आपको पूरा आईईपीएफ मैंने जितना पढ़ाया परफेक्टली समझ आया कि बीच में गड़बड़ा रहे हो? ईमानदारी से बोलो। आ गया है सर। आ गया? हम्म। वेदिका नहीं है क्या क्लास में? वेदिका क्लास में नहीं है, और कौन नहीं है? साक्षी है, श्रुति है, गुंजा है? हाँ सर, गुंजा दी है। चलो, आईपीएफ आप लोगों को परफेक्टली क्लियर है ना? मेरे को और डिटेल में तो नहीं जाना पड़ेगा? समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। अब ना कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे एक कंसेप्ट आता है अबेयंस का। किसका कंसेप्ट आता है? अबेयंस का। अबेयंस का कंसेप्ट सिचुएशन से समझा रहा हूं, इससे आपको बेटर समझ आएगा। सपोज करो तनीषा जो है वो एक कंपनी की शेयर होल्डर है, तो सारे राइट्स किसके पास हैं अभी? सारे राइट तनीषा, क्या क्या राइट है इसके पास? डिविडेंड मिलेगा तो तनीषा को। वोटिंग राइट किसके पास है? तनीषा के पास है। सही बात है गलत बात? यस सर। बोनस इशू किसको होगा? तनीषा। राइट इशू किसको होगा? तनीषा। बात समझ आई कि नहीं है पहले बताओ इतनी? हाँ सर। मैं एक ही बात पे फोकस कर रहा हूं। अभी अगर तनीषा शेयर होल्डर है तो डिविडेंड मिलना है तनीषा को। अब तनीषा ने क्या किया, ये शेयर ना श्रुति को ट्रांसफर कर दिए। किसको ट्रांसफर कर दिए? श्रुति। श्रुति ने इसको शेयर के पैसे दे दिए, कंसिडरेशन दे दिया। सही किया गलत किया? यस सर। इनके बीच कौन सा फॉर्म भरा गया SH4 और कहाँ जमा किया गया? कंपनी में। अब हुआ क्या, कंपनी में फॉर्म तो जमा हो गया है पर इस ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल पेंडिंग है। क्या है? अप्रूवल पेंडिंग है। पेंडिंग है। और इस बीच क्या हुआ, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, एजीएम हो गई। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि डिविडेंड किसको मिलेगा? जो ओरिजिनली शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करता है उसको मिलेगा। ये तो हो गया ना, श्रुति से तुम पैसा ले लिए हो। सर बट जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक तो कंपनी के सामने तो अप्रूव नहीं होगा ना। तो कल को श्रुति तुम्हारे पर फ्रॉड का केस कर दी तो फिर? सर ये अनपेड डिविडेंड में जाएगा ना? नहीं, आप बताओ ना क्या होगा। अब ये सिचुएशन जो होती है ना, जहां पर कई बार ऐसा होता है कि एजीएम आ जाती है और कोई ट्रांसफर पेंडिंग रह जाता है, तो जो डिविडेंड का डिक्लेरेशन है वो दो लोगों के बीच में फंस जाता है। जैसे यहाँ किसके किसके बीच फंस गया? तनीषा श्रुति। तो इस मामले को बोलते हैं डिविडेंड इन अबेयंस। क्या? डिविडेंड इन अबेयंस। ठीक, डिविडेंड हेल्ड इन अबेयंस बोलूंगा तो ज्यादा बेटर है। तो इसमें ये सॉल्यूशन निकाला जाता है कि जब तक ट्रांसफर अप्रूव नहीं हो जाता। क्या क्या नहीं हो जाता? ट्रांसफर अप्रूव नहीं हो जाता। ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रहेगा। कहाँ पड़ा रहेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अकाउंट में पड़ा रहेगा। और वंस ट्रांसफर इज रजिस्टर्ड, जैसे ही ट्रांसफर क्या हो जाता है? रजिस्टर हो जाता है, मतलब अप्रूव हो जाता है। तो जो फिर शेयर होल्डर होगा, जैसे श्रुति बन जाएगी तो डिविडेंड किसको दे दिया जाएगा? श्रुति को। और अगर ट्रांसफर अप्रूव नहीं होता है तो किसको दे दिया जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। ट्रांसफर अप्रूव नहीं होता है तो तनीषा के पास आ जाएगा वापस से डिविडेंड। अच्छा, बात समझ में आई? हम्म, कितना समझ में आया कंसेप्ट? आगे अच्छे से आया? तो कई बार अगर ऐसा होता है
कि ट्रांसफर पूरी तरह से रजिस्टर ना हो तो इसको अबेयंस की सिचुएशन बोलते हैं, और इसमें जो डिविडेंड का अमाउंट है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाता है। और जैसे ही ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन होता है, जो पर्सन शेयर होल्डर बना उसको दे दिया जाता है। कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से कि आधा अधूरा ये बताओ तो। अच्छे से। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ये हो गया। अब अगला लास्ट अपना कंसेप्ट है, मान लो डिविडेंड नहीं पे कर पाए तो क्या? तो डिविडेंड पे करना क्या कंपलसरी है? क्या इनहेरेंट पावर है ना सर कंपनी। डिविडेंड पे सर कंपलसरी नहीं है, अगर प्रॉफिट सर अगर होगा डिक्लेयर होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड फिर देना ही पड़ेगा फिर तो। यार डायरेक्टर के ऊपर है, वो देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, क्योंकि वो कंपनी के बारे में बेहतर समझता है। अब तुम्हारी कंपनी को अगर मान लो आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो अभी प्रॉफिट बांटोगे कि आगे लगा दोगे? आगे लगा देंगे। आगे लगा देंगे। अपना डिविडेंड लायबिलिटी तभी बनता है जब वो डिक्लेयर हो। क्या हो? डिक्लेयर हो। और अगर वो डिक्लेयर नहीं हुआ है तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है पे करने की। पहले ये बताओ, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। डिविडेंड डिक्लेयर होने के कितने दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए? कितने दिन के अंदर 30 days 30 डेज अंदर पे हो जाना चाहिए? अगर ये डिक्लेयर होने के बाद पे नहीं होता है तो कंपनी के हर एक डायरेक्टर को 2 साल तक की जेल हो सकती है। कितनी? 2 साल तक की। साथ ही साथ फाइन लगेगा 1000 रुपए पर डे का जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू। बोलो कोई दिक्कत? ये सजा किसके लिए हुई? डायरेक्टर लोग के लिए। ठीक, क्योंकि पैसा डलवाना इन्हीं का काम था। कंपनी के ऊपर ओवरऑल क्या पेनल्टी लगेगी? तो कंपनी को 18% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18%। आप बताओ, कोई तकलीफ इसमें? नहीं सर। अच्छे से कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? अनपेड हाँ। डिविडेंड अकाउंट में पैसा ना डालने पर क्या ब्याज लगता है? 12%। और डिविडेंड ना पे करने पर क्या ब्याज लगता है? 18%। अब हाँ, इसमें सर। ये कंसेप्ट एक्सेप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां डिविडेंड पे ना करने पर भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? पेनाल्टी नहीं लगेगी। ऐसा कब होगा? तो सबसे पहला, अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कुछ हुआ है जिसके कारण डिविडेंड नहीं पे कर पाए, जैसे आपके यहाँ मान लो इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। क्या पड़ गई? रेट बढ़ गई। या मान लो डीमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, तो कहाँ से पैसा देंगे? सही बात है गलत बात? हमने यस सर। डिक्लेयर किया, इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, सारे खाते सील हो गए, कहाँ से डिविडेंड पे करें? सही बात है गलत बात है? हाँ सर। वैसे शेयर होल्डर ने खुद एक डायरेक्शन हमको दे दिया है कि किस तरह से उन्हें डिविडेंड चाहिए, अभी चाहिए कि बाद में चाहिए, तो जब बोलेंगे तब उनको देंगे। सही बात है कि नहीं? यस हाँ सर। सर। देन तीसरी बात, डिविडेंड को लेकर झगड़ा हो गया, शेयर होल्डर अड़ गए, हमको तो ज्यादा रेट पे चाहिए। तो लॉ में तो लिखा है कि ज्यादा रेट पे दे ही नहीं सकते, भले रेट कम करवा सकते हैं। कोई दिक्कत करवा सकते नहीं। वैसे ही जहाँ डिविडेंड को एडजस्ट कर दिया गया, किसी शेयर होल्डर ने कंपनी की कोई प्रॉपर्टी खराब करी तो हम उससे क्या करें? पैसा वसूलने के लिए उसके डिविडेंड को एडजस्ट कर दिए। तो कुछ गलत किया कि सही किया? सही किया। लास्ट, ना कंपनी की गलती थी ना शेयर होल्डर की गलती थी, बीच की पार्टी की कोई गलती हो गई। जैसे बैंक की तरफ से कोई गलती हो गई या पोस्ट ऑफिस की तरफ से गलती हो गई, आपके घरों में चेक नहीं पहुंच पाए, तो इसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं है ना, नहीं सर। तो इसमें कंपनी पे पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये 5 ऐसे कारण आप एकदम अच्छे से पढ़ लो जहां कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगती है। और कोई तकलीफ हो तो आपको बताओ कि सर हमको तकलीफ हो रही है। क्लियर है सर। अच्छे से? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बेटा इससे आते हैं, जैसे ये बोर्ड रिजोल्यूशन, तो मेरे को विश्वास है कि दुनिया का कोई भी आए तो तुम लोग बना दोगे, मानता हूं मैं, कर सकते हैं सर। एक बार ना आइडिया दे दो फिर भी। मान लो कंपनी इंटरिम डिविडेंड पे करना चाह रही है इक्विटी शेयर पे, या मान लो कंपनी डिविडेंड पे करना चाह रही है प्रेफरेंस शेयर में, कैसा रिजोल्यूशन बनेगा? एक बार देख लो ना, आइडिया दे दो, और आप अपने ओन वर्ड्स में जैसा मन करे बना देना। ओन वर्ड्स में जैसे मन करे बना देना।
यस सर। कर दोगे? मैं मान के चलूं हो जाएगा आपसे? हाँ सर। चलो नीचे देखो क्या दिया है अपने को। नोटिस ऑफ बुक क्लोजर। बेटा ये ना अभी मेंबर चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मैं बुक क्लोजर और अच्छे समझाऊंगा। अभी भी समझा दे रहा हूँ ताकि आपको ना ध्यान में रहे। जैसे देखो क्या होता है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, क्या होती है? लिस्टेड। तो इसके जो शेयर्स है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज में। तो कितने शेयर होल्डर होते होंगे कंपनी में? कम से कम गिरी हालत में इन लैक्स तो होते ही होंगे, लाखों शेयर होल्डर होते होंगे। हाँ सर। भाई शेयर मार्केट में इतना तो बनता है ना, सही बात है। यस सर। अब इनमें से बहुत बड़े लेवल पे डेली शेयर ट्रांसफर होते होंगे। हाँ। तो कैसे पता करें कि अभी कौन शेयर होल्डर है अपने? अब मान लो अभी एजीएम आ रही है, एजीएम में अपने को शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना है, तो कैसे ये पता लगेगा कि हु आर आवर शेयर होल्डर? क्योंकि ये तो रोज बदल रहे हैं ना, रोज शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी आपने खरीदा 10 मिनट में ट्रांसफर कर दिया। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। मेरी बात मैंने जो बोली समझ आई? हाँ सर। एक इशू होता ही है कि रजिस्टर्ड कंपनियों में ना कई बार ये जानने में दिक्कत होती है कि एक्चुअल में शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि कभी कम हो रहे कभी ज्यादा हो रहे। जैसे अपने जूम मीटिंग का पार्टिसिपेंट है, कभी रिव्यू करते हो, कभी आते हो, कभी रिव्यू करते हो, तो मेरे को पता नहीं लगता कि कौन क्लास अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो मैं मीटिंग को उठा के लॉक कर दूंगा। तो जितने रह जाएंगे वही एक्चुअल में क्लास में बच्चे हैं। सही बात है गलत बात है? यस सर। तो भाई बुक क्लोजर एक एक्टिविटी होती है जो 7 डेज का प्रायर नोटिस देकर होती है। कितने दिन का नोटिस देकर? 7 days प्रायर नोटिस। जब बुक क्लोजर की एक्टिविटी होगी तो ये एक पीरियड होगा, एक समय होगा वेयर ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, मतलब सेल एंड परचेज, शैल बी स्टॉप्ड। ना शेयर बिकेंगे ना खरीदे जाएंगे। टू डिटरमाइन क्या? शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर। कितना समझ आया? सर आ गया। कितने दिन पहले से नोटिस दे दिया जाता है इसका? 7 days प्रायर नोटिस। नोटिस दे के बोल दिया जाता है कि यार हम एक बुक क्लोजर पीरियड निकाल रहे हैं, इस पीरियड में ना सेल होगी ना परचेज होगी, तो आपको अगर करना है तो इसके पहले कर दो, इस पीरियड में नहीं होगी। और इस पीरियड में हमारे जो शेयर होल्डर होंगे उनको हम एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर होल्डर मानेंगे। ये एक्टिविटी कब कब करना है? जब भी डिविडेंड बांटना हो। क्या बांटना हो? डिविडेंड बांटना। जब भी राइट इशू करना हो। क्या करना हो? राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? किसको शेयर ऑफर किए जाते सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हैं? फिर कभी भी जब बोनस इशू करना हो, क्या करना हो? बोनस इशू। बताओ, कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। ये बुक क्लोजर का जो पीरियड मैं बोल रहा हूँ, ये पीरियड एक साल में, ईयर में मैक्सिमम 45 दिन का होता है। कितने दिन का? 45 days मैक्सिमम एक एंड साल में। एक बार में, वन टाइम आप मैक्सिमम 30 दिन के लिए कर सकते हो। साल भर में कितने दिन के लिए बुक क्लोज हो सकती है? 45 days। एक बार में 30 days। 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज है। तो आपकी चॉइस, आप कितने दिन के लिए आप बंद करना चाहते हो। 7 दिन के लिए बुक कर दो, बंद कर दो अभी, फिर 7 दिन के लिए कर देना, फिर 7 दिन के लिए, फिर 7 दिन, ऐसा कितने दिन तक कर सकते हो? 45 days। साल भर में 45 दिन। और एक बार में कितनी बार में? एक बार में कितने दिन? 30 days। अच्छे से बात समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई। आ गया सर। सर मतलब जैसे एक बार बुक क्लोज होगी तो कंटिन्यू 30 days मैक्सिमम तक बंद रह सकती है, ऐसा ना? 2 दिन के लिए कर दो, 4 दिन के लिए कर दो, एट मैक्स 30 डेज के लिए कर सकते हो। ठीक है? और साल भर में ओवरऑल कितने दिन के लिए? 45 days। 45। जैसे अभी मैंने 30 दिन के लिए बुक क्लोज कर दिए, तो और कितने दिन के लिए अभी और कर सकता हूँ एक बार? 15। 15। समझ आया कि नहीं आया? यस आ सर। गया। मन और जीवन में तकलीफ तो नहीं आई? नहीं। नहीं। अब यहाँ से ना आप उस पे आ गए हो, ढलान पे आ गए हो। अब सारे सारे छोटे छोटे चैप्टर सटासट खत्म होंगे। ठीक है? बड़ा आपने जो था वो सब कर डाला। ठीक? यस सर। तो पढ़ लो इसको, पढ़ लो नोटिस कैसा गया इसका, पढ़ लो एक बार।
ऊपर अपना सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो परसुएंट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लिख सकते हो। नोटिस इस ईयर का बाय गिवन डेट, आगे पढ़ के देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। डेट आप अपने हिसाब से डाल लो, है ना, कब से कब तक बंद रखना है। तो मैं बोलता हूँ 5th डे ऑफ अप्रैल 2021 टू 25th डे ऑफ अप्रैल 2021। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। Member of the company are requested to intimate to the company at its registered office above their latest postal address wherein the interim dividend warrant may be sent। ठीक, प्लेस क्या है अपना, ऑफिस जैसे कंपनी का दुर्ग में है। नोटिस कितने दिन पहले भेजना है? 7 days प्रायर नोटिस। अब से 7 डेज, 5 तारीख से बुक क्लोज हो रही है, अच्छा, आप भेज दो। उसके 7 days। कोई दिक्कत? नहीं सर। और एबीसी लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरी, यस सर। अगर ये नोटिस बनाने आया 5 नंबर को तो बना दोगे कि नहीं बना पाओगे? हाँ सर। अब जाके तुम्हारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। टफ था क्या चैप्टर? नहीं सर। नहीं तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी भेज देता हूँ आपको, ठीक है, और आप इसको देख लो थोड़ा सा, है ना। यस सर। शाम को अपन क्या करेंगे, सेटिंग अप का रिवीजन करेंगे और रात को इसके क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। नहीं सर। ठीक है, ये कर दो। टाइम 8:30 ही है ना, जो थोड़ा इश्यू हो गया था करके अभी दे रहा हूँ, आपकी क्लास रुके ना करके, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये कर दो। राइट सर।